हेलो एवरीवन। तो पहले हम डिफरेंशियल रेट पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या था ना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से इंस्टेंटेनियस रेट आसानी से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेशन में ग्राफ होता था कंसंट्रेशन और टाइम का, तो उससे इंस्टेंटेनियस जो हमारा रेट होता है उसको हम अच्छे से नहीं निकाल सकते थे, जिसकी वजह से हमारा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना मुश्किल हो जाता था। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास और एक ऑप्शन है, वो क्या है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसमें क्या जरूरत होगा, इसमें बेसिकली हम डिफरेंट टाइम में उसका कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे और उसी के साथ हम रेट कांस्टेंट का एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही होगा हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। तो जैसे कि सब जानते हैं कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा ना, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो जीरो होगा, मतलब टोटल जो पावर होगा कंसंट्रेशन का वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब हम इतना लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K इंटू आर टू द पावर जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और एक चीज, हम रेट का इक्वेशन जानते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि है आर रिएक्टेंट, इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन का हम लोगों को बोला जाएगा कि रेट निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला यही होगा कि रेट इज इक्वल टू -1/1 डी आर ऑफ डी टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू आर नॉट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, है ना। अब देखो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 हमको सबको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा अगर हम फ्रेम कर लेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, थोड़ा माइनस के डी टी, हम माइनस की इस तरफ ला दिए और dt को उस तरफ कर दिए, इसको ऐसे रख दिए। ठीक है, तो अगर हमको r निकालना हो, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k dt। ठीक है, तो हम सबको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा माइनस के टी प्लस आई, ऐसा कुछ आएगा। अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो, है ना। और ये i क्या है, ये i और कुछ भी नहीं है, ये जस्ट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। i इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ। अब देखो, एक इक्वेशन जब स्टार्ट हो रहा है एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, तब क्या होता है ना, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये रिएक्शन ही मान लो, जब ये स्टार्ट हो रहा है तब क्या पूरा का पूरा रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं रहता है। उस टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहता है। तो मान लेते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में क्या टाइम जीरो रहता है, t इक्वल टू जीरो में हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो है R0। मान लेते हैं
कि इनिशियल कंसंट्रेशन है R नॉट, इट इज नथिंग बट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब कुछ टाइम बाद जब ये रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट बन जाएगा तब क्या होगा ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद एट टाइम t इज इक्वल टू t, क्या हो जाएगा ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मान लेते हैं ये R ही है। ठीक है, आप देखो इसी जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। कैसे ना, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, इसमें हम अब क्या ना डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू, सॉरी हाँ, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसका कंडीशन कितना होगा ना, r नॉट होगा, और एट टाइम t इक्वल टू t इसका कंडीशन कितना होगा, r होगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये कितना आएगा, r माइनस r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ऐसा कुछ आएगा। अगर हम इसको थोड़ा और फ्रेम कर देंगे तो क्या होगा, r नॉट माइनस r इज इक्वल टू के टी, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू कुछ नहीं माइनस के टी प्लस आर नॉट। लिख सकते हैं ना। तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है कि ना, जिसमें अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा रहेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है और टाइम t के बाद R का कंसंट्रेशन कितना है, तो हम इसमें से K निकाल सकते हैं। K मतलब रेट कांस्टेंट। अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट दिया हो, टाइम दिया और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, तो हम बता सकते हैं कि एट टाइम t मतलब कुछ टाइम बाद मतलब उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम K का इक्वेशन डिराइव करना चाहेंगे तो ये कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, R नॉट माइनस R बाई टी। तो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, है ना। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा ग्राफ की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। हमेशा याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनेगा कंसेंट्रेशन का और टाइम का ग्राफ। ठीक है, और टाइम का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअली है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये है यहाँ पर आर नॉट और ये है हमारा स्लोप। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्लोप इक्वल टू कितना होगा ना, माइनस के। कैसे होगा ना, यहाँ से ही तुम देख लो। अगर इस इक्वेशन को हम ये करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तब क्या होगा, c हमारा आएगा r नॉट और k होगा क्या, m जो माइनस के, और t क्या है हमारे x एक्सिस में है। तो अगर कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और उसका स्लोप क्या होगा ना, माइनस के।
ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, मान लो ये एक एग्जाम्पल देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। नाइट्रोजन स्प्लिट होके क्या बन, सॉरी नाइट्रोजन स्प्लिट होके अमोनिया स्प्लिट होके बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो रेट होगा वो कितना होगा ना, K इंटू NH3 टू द पावर 0। ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में ये आ रहा है कि NH3 तो यूज हो रहा है तो टू द पावर 0 क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्लैटिनम एक मेटल है, वो एक कैटलिस्ट जैसे यूज कर रहा है। तो जब प्रेशर हाई होता है तो मेटल सरफेस क्या होता है ना, सैचुरेटेड हो जाता है गैस मॉलिक्यूल से। तो क्या होता है ना, ये रिएक्शन आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाता है, तो ये हो जाता है हमारा तब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझे, क्योंकि ये तब यूज होता नहीं है, ये यूज हुआ ही नहीं है, तो इसको हम रिएक्शन में कैसे इंक्लूड करेंगे, तो तब ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबको समझ आ गया? हाँ, ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हम लोग समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और एक भी एग्जाम्पल है जो कि ना थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताए थे कि ना रिएक्टेंट का पावर कितना होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा ना, रिएक्टेंट का पावर कितना हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रेट कितना होगा, K इंटू R टू द पावर 1। ठीक है, अब मान लो एक रिएक्शन है R और यहाँ से एक प्रोडक्ट बन रहा है P। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे करते हैं कि रेट का जो इक्वेशन है वो कितना होगा, -1/1 dr/dt, यही होगा ना। तो इन दोनों की इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है dr/dt इज इक्वल टू -kr। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा रिफ्रेम करते हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा हमको ये दे रहा है dr इज इक्वल टू -kdt, है ना। तो जैसे कि हम इंटीग्रेट किए थे तो इसको भी हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, dr/r माइनस kdt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और कुछ नहीं होता है, ln x होता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ln r इज इक्वल टू -kt प्लस i, और i क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीज निकल गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसका भी वैसे r निकालेंगे, फिर k निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, r मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम मान लें कि एक रिएक्शन है ये, और इसका शुरू में जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है वो है R0। इसका मतलब क्या होता है ना, एकदम शुरू में तब क्या होता है, टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है।
और आर क्या होता है हमारा, आर नॉट होता है, ये क्या होता है हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन। और कुछ टाइम बाद एट टाइम टी क्या होता है ना, आर क्या होता है हमारा सिर्फ आर हो जाता है ना। ठीक है, तो अगर हम इससे ऐसे लिमिट पुट करके हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dr by r is equal to माइनस के डी। ठीक है, तो अगर इसका लिमिट 0 होगा तो ये क्या होगा, आर नॉट होगा, और ये अगर टी होगा तो ये होगा आर, है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ऐसे ही आ रहा है। अब देखते हैं ln a माइनस ln b, हम जानते हैं ln a by b ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको भी हम वैसे लिखेंगे ln r माइनस r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अगर हम इसको घुमा देंगे ln r नॉट डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्या होगा, के टी होगा, है ना। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया जो फर्स्ट ऑर्डर का है, वो है ये क्या हमको बता रहा है ना, रेट कांस्टेंट के साथ टाइम का और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका रिलेशन। ठीक है, अब देखो हम लिख सकते हैं अगर ln a इज इक्वल टू b हो तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू e टू द पावर b, तो वहां पे भी सेम चीज होगा कि ln r बाय r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अगर होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r बाय r नॉट इज इक्वल टू द पावर माइनस के टी। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी। तो अगर हमारे पास मालूम हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है और टाइम, तो हम वहां से आसानी से उस पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो ln r by r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है, ठीक है, तो ln का वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, इससे आसान होता है क्या, हमारा log का वैल्यू पता होता है हम लोगों को। ठीक है, तो इस ये ln इज नथिंग बट और कुछ नहीं है, बस क्या है ना, अगर ln x को हम अगर हम मान लें कि ln x है हमारे पास, वो और कुछ नहीं है log x है बेस e है। ठीक है, और हमको पता है कि अगर बेस 10 हो तो हमको उसका वैल्यू निकालने में आसानी होती है। तो इसके रिलेशन बताया गया है हमें कि ना log e x इज इक्वल टू 2.303 इंटू log x बेस 10। ठीक है, अगर log x बेस e हो तो उसको हम log x बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ना, log x बेस 10 के साथ 2.30 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो log ex हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2.303 इंटू log r बाई r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। थोड़ा घुमा देते हैं
KT is equal to 2.303 log R0 by R। ये R0 क्यों ऊपर चला गया नहीं, क्योंकि ना हम ये माइनस को हम इस तरफ ला दिए इसीलिए, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू कुछ नहीं 2.303 by T टू log R0 by R, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास तीन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये है कि ln R by R0 इज इक्वल टू माइनस के टी। दूसरा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R0 इंटू e टू द पावर माइनस के टी, और K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग R0 बाई R, ठीक है। पता चल गया? हाँ, अब देखो आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन क्या होता है हमारा C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का यूज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका रेट हो जाएगा K इंटू C2H4 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है कि ना हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी नेचुरल और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव डीके जितना भी होता है, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियर के साथ, वो सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना हमेशा LNR का ग्राफ होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन और टाइम का होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ln ऑफ कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ होगा। वो भी सेम ऐसा ही दिखता है। ये होगा ln R0 कांस्टेंट, ये स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, है ना। अगर ये वाला फॉर्मूला को हम अच्छे से देखेंगे इसको, तो अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंसिडर करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, इस ग्राफ की तरह ही आएगा ना। तो ये तीन चीज ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हो तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, और अगर LNR का ग्राफ हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे ये देखो, दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अगर हमको ln R0 by R का ग्राफ पूछा हो टाइम के साथ, तब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और स्लोप होगा हमारा K, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है ना ln R0 by R is equal to KT। तो अगर y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये पार्ट हो जाएगा हमारा y, t हो जाएगा x, तो स्लोप बचेगा क्या k, तो वही होगा हमारा ग्राफ, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम क्या जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जान लिए, और बाकी हम क्या ना अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।